अच्छा ये सामने का फिर रह जाता परसों की तरह। वो उस दिन वाली डल गई क्या वीडियो? देखो बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हम अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। काफ़ी कुछ मैंने इसमें बता भी दिया था कि किस प्रकार से शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रारंभिक रूप से ही शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है, एक तरह से कहें। जैसे कि मैंने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में भी कई सारे अर्थ बताए थे कि किस तरह से शिक्षा का अर्थ सीखना भी होता है और इस प्रकार से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी प्रकार के अनुभव सीखता रहता है, किसी न किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ये कहें कि जैसे बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ वह अपने परिवार में उसका या कहें कि परिवार में रहता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है। वहीं माता उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है, कई तरह के संस्कार उसे अपने परिवार से मिलते हैं। तो इस तरह से बालक की प्रथम गुरु माता होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वह कुछ और बड़ा होकर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आता है, तो वहाँ भी वह किसी न किसी प्रकार के कार्यों को सीखता रहता है और किसी न किसी तरह के शिक्षक के संपर्क में आकर उनके आचरण व्यवहार से भी किसी न किसी कार्य को वह सीखता रहता है। तो इस तरह से हम यह बात कर सकते हैं कि जैसे शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से, शिक्षकों से या कहें किसी से भी, किसी के भी अनुभव से, किसी के कार्यों से, किसी के व्यवहार से कुछ ना कुछ व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। इस प्रकार हमने ये माना है कि जैसे शिक्षा है वह एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी के दौरान हम जैसे शिक्षा को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को भी पढ़ लिया। थोड़ा सा मैं दोबारा से बता रही हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, फिर उससे आगे पढ़ेंगे। शिक्षा का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया है, क्योंकि जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जानना आवश्यक है। जैसे शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, फिर उसके बाद संकुचित अर्थ पढ़ा। संकुचित अर्थ, इसी तरह से संकुचित अर्थ के बाद हमने शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी पढ़ा, किस तरह से विस्तृत रूप में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है। इसके बाद और भी हमने शिक्षा के अर्थ पढ़े, जैसे विश्लेषणात्मक अर्थ, देखो यह सब हम पढ़ चुके हैं। अब इस दौरान हमें यह देखना है कि क्या शिक्षा के इतने सभी अर्थ हमने जो पढ़े हैं इनके अनुसार क्या शिक्षा के ये सभी अर्थ लिए जा सकते हैं या शिक्षा का कोई वास्तविक अपना अर्थ भी होता है। तो इसीलिए हम एक और अर्थ इसके अलावा हम पढ़ेंगे, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। हालांकि ये कुछ अलग नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये सब शिक्षा से ही संबंधित हैं। लेकिन और हम इसको छोटा करें या कहें कि जैसे शिक्षा का अर्थ किसी से कोई हमसे पूछा है कि जैसे मान लो शिक्षा का क्या अर्थ है और शॉर्ट में बहुत छोटे रूप में हमें बताना है, वहाँ बिल्कुल सही अर्थ भी बताना होता है। ये नहीं कि हमने चलो संकुचित वाला अर्थ बता दिया, विश्लेषणात्मक बता दिया या विस्तृत अर्थ को ही बता दिया। तो वहाँ हमें जब शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करनी होती है तो वहाँ हमको वास्तविक अर्थ ही प्रकट करना होता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखो, शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है उसे हम संकुचित अर्थ से भी नहीं ले सकते, क्योंकि संकुचित अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से है, विद्यालयी शिक्षा से शिक्षा को जोड़ता है।
तो केवल क्योंकि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में जो हमने पढ़ा है, बहुत सारे अर्थ पढ़े थे। शिक्षा का अर्थ विकसित करना भी होता है, संवर्धन करना भी होता है, पालन पोषण करना भी होता है, अंतर्निहित शक्तियों का बाहर निकालकर विकास करना होता है, प्रकाशित करना होता है। इस तरह से बहुत सारे अर्थ होते हैं। सीखना भी है, सिखाना भी है। तो इस तरह से जैसे शिक्षा से, इसमें ही एक और अर्थ और मैं बता देती हूँ। जैसे हम शिक्षा पढ़ते हैं तो एक शब्द और आ जाता है विद्या। ये शायद मैंने अभी नहीं बताया है आपको। तो विद्या शब्द भी जैसे शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना होता है, और साक्ष धातु से भी अर्थ लिया है, जिसका भी मैंने अर्थ बता दिया है। इसी तरह से विद्या शब्द है, यह भी एक विद धातु से बना है, और जिसका अर्थ भी क्या होता है? जानना। क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ विद्या शब्द का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम विद्यालय में जा रहे हैं। विद्यालय यानी विद्या का जो घर है, जहाँ से हमें विद्या प्राप्त होती है, यानी हम जहाँ से विद्या ले रहे हैं, अर्थात कुछ ना कुछ हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसी दृष्टि से विद्या का भी अर्थ शिक्षा से ले लिया जाता है। तो यहाँ विद्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है? जानना है, और यह संस्कृत के विद धातु से बना है। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि विद्या शब्द किस तरह से अपने अर्थ को प्रकट करता है, और वह भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, साथ ही विद्या प्राप्त करने आते हैं, जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसी तरह से अब जब हम इस तरह से वास्तविक अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ यह सब चीज़ें हमें जानना आवश्यक होता है। संकुचित अर्थ से भी हम शिक्षा को नहीं जोड़ सकते। और जब व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा, क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस तरह से व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी कार्य को वह सीखता रहता है, किसी न किसी अनुभव से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा उसे प्राप्त होती रहती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना हमेशा, वही यदि शिक्षा है तो फिर हमें विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी क्या? तो हम अगर व्यापक अर्थ से ही शिक्षा को लेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से शिक्षा यहाँ अत्यंत उदार हो जाती है, या कहें शिक्षा का जो रूप है वह अत्यंत उदार हो जाता है। इस दृष्टि से भी हम व्यापक अर्थ को भी नहीं ले सकते। अब जब हम विश्लेषणात्मक अर्थ की बात करें, तो जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, जहाँ शिक्षा को हमने द्विमुखी प्रक्रिया भी बताया है कि किस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी में जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। फिर और शिक्षाविद हैं और शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने फिर, जैसे जॉन डीवी हैं, एडम्स ने तो द्विमुखी प्रक्रिया बताया था इसमें विश्लेषणात्मक अर्थ में, और जॉन डीवी हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो मुख्य आधार होता है, जिस मुख्य आधार के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात हम कहें कि जैसे शिक्षा जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करती है, और उन लक्ष्यों के निर्धारण के साथ साथ उनकी प्राप्ति का पूर्ण प्रयास भी करती है। और वह प्रयास किसके माध्यम से होता है? मुख्य रूप से उसका माध्यम होता है पाठ्यक्रम, और वही पाठ्यक्रम उन दो ध्रुवों के मध्य भी कार्य करता है, क्योंकि शिक्षक है और शिक्षार्थी है। जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षार्थी अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अर्थी से अर्थ क्या है? जो चाहने वाला है, लेने वाला है। विद्यार्थी विद्या चाहने वाला है, शिक्षार्थी जो शिक्षा चाहने वाला है, उसे प्राप्त करना चाहता है। अर्थात जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षण की, तो जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जब शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, अंतःक्रिया चल रही है, उसका मुख्य आधार क्या है? किस आधार पर यह अंतःक्रिया संपन्न हो रही है? किस माध्यम के द्वारा शिक्षा के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? जो व्यावहारिक परिवर्तन हम शिक्षार्थियों में चाहते हैं वो किस माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं, या किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं? उसका मुख्य आधार क्या हो गया? इस शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम। तो
इसी पाठ्यक्रम को मुख्य में मानकर जॉन डेवी जो विचारक हैं, उन्होंने प्रयोजनवादी विचारधारा के थे जॉन डेवी, जिन्होंने किलपैट्रिक महोदय के माध्यम से एक तरह से उन्होंने उन्हीं की विचारधारा के आधार पर योजना विधि को भी बताया है। तो यहाँ इन्होंने इस मुख्य आधार को भी माना है और शिक्षा के, जैसे एडम्स महोदय थे जिन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया, उन्होंने यहाँ इस विचारधारा में शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताकर मुख्य भाग जो पाठ्यक्रम है उसे भी उसमें जोड़ दिया, क्योंकि शिक्षक, शिक्षार्थी और तीसरी जो प्रक्रिया क्या है, पाठ्यक्रम की है, इनके मध्य पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होती है, अंतःक्रिया चलती रहती है और शिक्षा के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति का प्रयास भी पूरा किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से विश्लेषणात्मक अर्थ को भी केवल हम लेकर चलें कि केवल इस तरह से ही हम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और व्यापक और संकुचित अर्थ को भी छोड़ें, तो वहाँ भी शिक्षा का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इन दोनों अर्थों को भी हमें लेना है। तो इस दृष्टि से शिक्षा के एक और अर्थ को हमने माना है, एक वास्तविक अर्थ जो इन सभी के अर्थ का समन्वय रूप लिए हुए है। जैसे क्योंकि हम बालक को इसमें जैसे पाठ्यक्रम के द्वारा या शिक्षा के द्वारा किसी न किसी प्रकार के व्यावहारिक परिवर्तन की ओर अग्रसित करते हैं, उसका विकास करते हैं, तो शिक्षा इस प्रकार से बालक का विकास करती है कि उसका चहुमुखी अर्थात उसका सर्वांगीण विकास हो, सभी प्रकार से बालक संवर्धित होकर अपने जीवन में या कहें कि समाज में कार्य करने के लिए अग्रसर हो। इस प्रकार का प्रयास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रयास केवल संकुचित अर्थ से भी संभव नहीं हो पाता, व्यापक अर्थ से भी नहीं हो सकता, विश्लेषणात्मक अर्थ से भी नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा के समन्वित अर्थ में संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और विश्लेषणात्मक अर्थ के समन्वय को लेते हुए शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसमें शिक्षा के द्वारा बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है। अर्थात ये कहें कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और सर्वांगीण विकास बालक का कब हो सकता है? जब उसकी रुचियों की, उसकी आवश्यकताओं की, जैसे जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए आवश्यक हो जाता है, उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान करें, जो क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी रुचियां हैं। मानो उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, रुचि भी बहुत है, लेकिन उसकी फिर योग्यता क्या है, किस स्तर का बालक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि उसकी क्या रुचि है, क्या योग्यता है, क्या आवश्यकता है, इनका ध्यान रखते हुए हम बालक का संपूर्ण अर्थात सर्वांगीण विकास करें। बालक का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करें, वही क्या है? शिक्षा होती है। सर्वांगीण विकास में भी बालक के देखो सभी विकासों को रखा गया है, जैसे नैतिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इस तरह से संपूर्ण विकास करना ही किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। तो इस दृष्टि से अब यह संपूर्ण विकास है, वह केवल संकुचित अर्थ से भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यालय के द्वारा हो सकता है कहीं उसके शारीरिक विकास में कहीं कुछ बाधा हो, नैतिक विकास में कहीं कुछ बाधा हो, हम केवल मानसिक विकास कर पा रहे हैं, या नैतिक मानसिक ये सब कर रहे हैं, तो कहीं आध्यात्मिक विकास में कहीं कुछ कमी रह सकती है। इस दृष्टि से शिक्षा के संकुचित और व्यापक और विश्लेषणात्मक अर्थ को लेते हुए एक समन्वित अर्थ लिया गया है, उसी को हमने शिक्षा के वास्तविक अर्थ की संज्ञा दी है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है
जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है और उसके विचारों और व्यवहारों को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो स्वयं उनके के साथ साथ उसके समाज के, उसके राष्ट्र के और संपूर्ण विश्व के लिए वह लाभप्रद और उपयोगी होती है। तो इस तरह से शिक्षा का वास्तविक अर्थ लिया जाता है। तो अब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को भी लिख लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है, और अर्थ इससे पहले हम लिख चुके हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार भी हमने सभी अर्थों को लिखा है, इसमें भी हम लिख लेंगे। शिक्षा शास्त्री के विचार भी बताएंगे। पहले वास्तविक अर्थ है जो अभी हमने समझा है, उसे लिख लेते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है। और उसके विचारों और व्यवहारों को अब यहाँ उसके से अर्थ बालक जिसे शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसके विचारों
और व्यवहारों में उसके विचारों और व्यवहारों में ऐसा परिवर्तन करती है जो ऐसा परिवर्तन करती है जो स्वयं के और उनके समाज के, जो स्वयं व उनके समाज, राष्ट्र, स्वयं व उनके समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के विश्व के लिए लाभप्रद व उपयोगी होता है। लाभप्रद व उपयोगी होता है। इस तरह से शिक्षा का वास्तविक अर्थ लिया जाता है। अब शिक्षाविद टी रेमंड महोदय हैं, इन्होंने भी शिक्षा के वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हुए कहा है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक रहती है और शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप तैयार करता है या उसके अनुरूप बना लेता है। तो टी रेमंड महोदय हैं, इनके अनुसार भी हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को लिख लेते हैं। टी रेमंड महोदय के अनुसार टी रेमंड महोदय के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है या शिक्षा जीवन के विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षा जीवन के विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है।
शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है और शिक्षा विकास का वह क्रम है, या कहें कि अथवा अर्थात करके लिख लेते हैं, अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है शिक्षा विकास का वह क्रम है शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक सामाजिक भौतिक सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है और आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। इस तरह से टी रेमंड महोदय ने भी शिक्षा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है। टी रेमंड महोदय ने भी शिक्षा को जीवन के विकास की प्रक्रिया बताया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शैशवावस्था से अर्थात उन्होंने यही लिया है कि बालक जब सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है तभी से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसकी है सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और भी उन्होंने बताया कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपनी आप को इस तरह से तैयार कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार, कैसे भौतिक सामाजिक वातावरण में उसे रहना है, ऐसे भौतिक और सामाजिक वातावरण के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, उसके अनुरूप बना लेता है, उसके अनुरूप समायोजन कर लेना ही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि बालक जब सभ्य योग्य नागरिक बनकर समाज में अपना जीवन प्रक्रिया को तैयार कर अपनी जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो सफल जीवन संचालन के लिए शिक्षा उसकी सहायता करती है और शिक्षा के माध्यम से ही बालक अपने जीवन के अनुरूप जैसी उसकी आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता है, अपना परिवर्तन कर लेता है। तो इसमें शिक्षा उसकी मददगार होती है। इसीलिए शिक्षा को टी रेमंड महोदय ने इस तरह की प्रक्रिया बताया है जो मनुष्य को उसके समाज के प्रति समायोजित करने में सहायक होती है। इस तरह से शिक्षा के हमने संकुचित और व्यापक अर्थ को समझते हुए, विश्लेषणात्मक अर्थ को पढ़ते हुए इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको हमने पढ़ लिया है। अब कई शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित भी किया है। तो शिक्षा की परिभाषाओं में भी हम अलग अलग तरह से शिक्षा को परिभाषित करते हुए उसके अर्थ को समझेंगे कि जैसे शिक्षा सुकरात के अनुसार एक ऐसे सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से अर्थ होता है इसका जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। इस तरह के विचारों को प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा का कार्य होता है।